डीडी उर्दू पर। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशल कल्चर और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी आज की खास पेशकश में बात ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन मिलिट्री माइट की। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेकसूर सैलानियों पर हुए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया गया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाया गया। और इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि ऑपरेशन 7 मई 2025 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से पहलगाम दहशतगर्द हमले के जवाब में शुरू किया गया। यह कोऑर्डिनेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को हमने अपनी सरजमीन से आर्म्ड फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स की कोऑर्डिनेटेड कोशिशों के तहत अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम खासतौर पर पहलगाम हमले में शहीद होने वालों की बेवाओं को ट्रिब्यूट करने के लिए रखा गया। अब हमारे समझने वाली बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से साबित क्या होता है, हम मिलिट्री ताकत के तौर पर अपनी हिफाजत के लिए कितने तैयार हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। एक्स एडीजी बीएसएफ एस.के. सूद सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम। और कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो मैं शुरुआत कैप्टन श्याम जी आपसे करना चाहती हूं। और मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम सब जानते हैं कि देश एक अलग तरह के सिनेरियो में है। हमने कल प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस को सुना, अभी हाल फिलहाल भी हमने प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस को सुना, और हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी भी शहरी का जज्बा किसी भी तरीके से कम नहीं होना चाहिए। और वो इसलिए कम नहीं होगा क्योंकि हमें अपनी सेनाओं पर नाज है। धन्यवाद मीनाक्षी। पहले तो मैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सलाम करता हूं, और बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल किया हमने। और इसके साथ ही मैं भारत के नेतृत्व को भी सलाम करता हूं, क्योंकि जो कमाल हमने दिखाया है, एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, आपने कहा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सशस्त्र सेनाओं का, और उसके साथ जो पॉलिटिकल विल है, देश का जो अधिकार उनको मिला और विश्व का जो मनोबल उन्होंने बटोर लिया, इन सब के साथ अगर हम इसको देखें तब हमें लगता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर कितनी दूर तक की सोच थी और कितनी दूर तक जाने वाला है। तो मैं आपको कहूं, भारतीय सेनाओं के जो पराक्रम की गाथा अब हम देख रहे हैं। आज आदमपुर से भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है देश को, और कल उन्होंने शाम को देश को संबोधित किया था। उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि जो हमने किया है वो बहुत ही कल्पना से परे है, और अभी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। और जन आक्रोश है, लोगों को लगता था कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका था जिसको हमने खोया है। तो मैंने ये सोचना है, और देश को ये सोचना है, और भारत को ये सोचना है कि हमने जो अपॉर्चुनिटी जो मिली है हमें, उसे हमने ना तो खोया है और ना हम आगे रोक रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक पॉज बटन दबाया है, और इस अपॉर्चुनिटी में भविष्य की कितनी रियलिटीज छुपी हुई हैं, वो अब धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। बहुत बड़ा कदम है। कई दिनों से हम ट्रिगर टाइट करके चल रहे थे। हमारी सेनाओं को बहुत रेस्ट्रेन, लिमिटेशंस के साथ, अनुशासन के साथ, सीमाओं के अंदर रहकर काम करना था। और ये ऑपरेशन भी जो हुआ है वो सीमाओं के तहत हुआ, किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। और ये बहुत मुश्किल काम है, ये नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, ये युद्ध नहीं था मैम। न तो युद्ध शांति थी, ना युद्ध था, ये शांत युद्ध था, और अभी चलेगा। बिल्कुल। और इसका इशारा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि अभी हमने इसको एक जिसका जिक्र आपने कहा कि पॉज किया है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमने इसको अभी स्थगित नहीं किया है, अगर उन्हीं के वर्ड्स में मैं कहूँ तो। पांडे सर, आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ कि एक तो देखिए, मैसेज बहुत चीजों में होता है। हम अगर इसको नाम भी ऑपरेशन सिंदूर देते हैं, इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो एक
पिक्चर जो वायरल हुई वो अपने आप में पूरे नेशन में एक क्लियर मैसेज देने के लिए काफी थी, और इस ऑपरेशन का भी नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर मैसेज को बहुत दूर तक कन्वे करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड ये रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले एग्जांपल्स नहीं है, बट अगर हम थोड़ा सा फोकस करें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर, व्हाट वुड यू से? जय हिंद मैम। एंड सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ऑपरेशन सिंदूर ये बताता है कि हम भारतीय नारी के सिंदूर के महत्व को बहुत सम्मान हम उसका करते हैं, और भारतीय सेनाओं ने इस ऑपरेशन सिंदूर में ये बता दिया कि वो हर भरसक प्रयत्न करेंगे जो देश की मान मर्यादा और ऊंचाई पर ले जाने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई और कई बहनों के जो है मांग का सिंदूर जो है वो पूछ गया, तो उसके बाद ये ऑपरेशन बताता है कि अब भविष्य में ऐसा न हो कि किसी प्रकार किसी माथे का सिंदूर जाए, तो हमें ऑपरेशन सिंदूर उसको नाम दिया गया। अब महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से हमने बहुत ही संयमित तरीके से आगे कार्रवाई की, और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करता है और कहता है कि ये वक्त जो है आतंक का नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा कहा युद्ध का नहीं है लेकिन आतंक का भी नहीं है। तो ऐसे मौके पर अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो निश्चित रूप से हमें उस पर जितना भी प्रयास हम करें, जिस तरीके से हम कर सकते हैं उसको उस पर रोक लगाएं, और हमने वही किया। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो है आतंकियों पर का साथ दिया, पाकिस्तानी सेना ने जब 9 तारीख को उनके आतंकी ठिकानों पर 9 ठिकानों पर उनके जो चोट पहुंचाई गई और बहुत उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना जो उन आतंकवादियों के पक्ष में भारत से लड़ने को आई, ये साफ बताता है कि दोनों के बीच में कितना जबरदस्त गठबंधन है। साथ में जो नमाजें जो उनका जो सेरेमनी हुई उनके ताबूत के साथ जो है पाकिस्तान के झंडे और COS का भी उसमें उनका रीत था, और उस वहां पर उस नमाज जनाजा में उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक मेजर जनरल, ये तीनों शामिल हुए। ये साफ बताता है कि ये जो हमको दिखते हैं लोग आतंकवादी गैर फौजी कपड़ों में, ये इनके पीछे कौन है, क्योंकि आप जब सम्मान देने राष्ट्रीय सम्मान को दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये वहाँ के फौजी हैं, और इनकी ट्रेनिंग जिस प्रकार से होती थी, जिस प्रकार से हमने अभी जो पिक्चर आई वो साफ बताती हैं कि उनके ठिकानों पर किस प्रकार की व्यवस्था थी, और वो ठिकाने आम लोगों से भी दूर थे। हमने देखा कि फेंसिंग के बाहर वहाँ के लोग, वहाँ की आम जो है वो पिक्चर बना रही थी और हम भेज रही थी, और पूरे मीडिया में छाया रहा कि किस प्रकार से उनके हमने इन ठिकानों को चोट पहुंचाई। जब इसका प्रत्युत्तर पाकिस्तानी सेना ने दिया तो हमें विवश होकर उसका उत्तर देना पड़ा, लेकिन अगले दिन तब जब हद हो गई, जब सभी सीमाएं उन्होंने लांघ दी और उन्होंने हमारे एयर बेसिस को निशाना बनाया, उसके बाद जो हमने ऑपरेशन कंडक्ट किया, उनके हर एक एयर बेस को हमने चोट पहुंचाई, और ऐसी चोट पहुंचाई कि वो उनके आने वाले दिनों तक याद रहेगी। और उस चोट को देखकर उन्होंने इस बात को उन्होंने भांप लिया कि अभी भारत ने तो शुरुआत की है, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो क्या पाकिस्तान की सेना उसका सामना कर पाएगी। और उसको देखते हुए वहां के जनरल मुनीर ने, सेनाध्यक्ष ने गुहार की अमेरिका से कि आप आइए और दखल दीजिए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। और उसके बाद जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ, और जो तथाकथित सीज फायर जो कि कहा गया कि अमेरिका इसको करवा रहा है, बाद में बहुत क्लियर रखा भारत सरकार ने कि इसमें किसी का कुछ नहीं, हमने निर्णय लिया है, हमने मेरिट्स पर डिसाइड किया है कि अभी हम इसको अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए इसको रोकते हैं, ताकि देख सकें कि देखिए वर्ड ऑफ कॉशन भी है। प्रधानमंत्री ने कल शाम को बहुत सही शब्दों में, क्लियर शब्दों में कहा कि हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो अपना जो एक रिएक्शन दें, किस प्रकार से वो रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं इन दिनों में। अगर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो पुनः युद्ध क्षेत्र में उनको आना होगा। बिल्कुल, और हम तो लगातार इस तरह के मैसेज देते ही रहते हैं, और ये भी बिल्कुल पुख्ता और तय बात है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी ताकत पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज से कहीं 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 ज्यादा है। इट इज नॉट अबाउट नंबर्स ओनली, इक्विपमेंट्स, और हमारे पास जिस तरह का साजो सामान है, और बहुत उसको अच्छे तरीके से कहा भी गया, देश की आवाम जो है वो भी कह रही है कि वो सिर्फ परेड के लिए नहीं है, अब इस्तेमाल हुआ है तो उसका असर भी नजर आ रहा है। BSF से हमारे साथ SK सूद सर हैं। आपका जो राब्ता है इन्फिल्ट्रेशन और इस तरह की चीजों से, घुसपैठ से ज्यादा पड़ता होगा, अभी इस पर्टिकुलर समय की बात हम करें, उसको आप कैसे बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, और
किस तरीके से बीएसएफ का भी, क्योंकि हम इसको कोऑर्डिनेटेड कह रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें हमारे जितने भी फोर्सेस हैं सबका कोऑर्डिनेशन हम देख रहे हैं सर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सबसे पहले मैं अपने बलों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारे बीएसएफ के भी जो जवान सीमा पर तैनात हैं और अधिकारी हैं, उन सबों ने भी, सबने मिलके एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान एक, हमेशा से उनकी फितरत है कि वो भारत के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज कराता रहता है। ये 1947 से लेकर अभी तक उन्होंने कई दफा ये किया और उनकी मेन ग्राउज ये है कि कश्मीर को वो अपना एक हिस्सा मानते हैं। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो ये इस तरह से किया। अब हमने उनको एक 2016 के उड़ी इंसिडेंट के बाद से हमने उनको एक ये चीज बतानी शुरू करी कि हम लोग सिर्फ एक पैसिव मूक दृष्टा नहीं रहेंगे इस आपकी जो शैतानी है उसमें, हम सिर्फ चुपचाप नहीं रहेंगे और हम आप एक ऑफेंसिव कार्रवाई भी करेंगे। तो ये हमने उड़ी से शुरू किया, पुलवामा के बाद किया और अभी पहलगाम के बाद तो ये काफी बड़ा ऑपरेशन बन गया। तो इसमें परंतु हमारा जो एम है वो है कि हम पाकिस्तान के अंदर जितना भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको खत्म कर दे। हमने अभी 9 साइट्स को नेस्तनाबूद किया जैसा और पैनलिस्ट ने बताया, और हमें ये जरूरी है कि हम उनके बारे में, बाकी और जो भी उनके वहां पर कैंप्स हैं उनके बारे में पता करता रहें और उनको हम धीरे धीरे उनके बारे में पता करने के बाद जब मौका पड़े हम उनको न्यूट्रलाइज करें। जहां तक आपने इन्फिल्ट्रेशन की बात करी तो पाकिस्तान के अटेम्प्ट हमेशा होते रहते हैं, खास तौर पर जम्मू के साथ जो बॉर्डर है 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर मानते हैं, वहां पर, और पंजाब के नॉर्दर्न एरिया से, कुछ कुछ राजस्थान से भी। और इन्फिल्ट्रेशन के लिए वो एक नई से नई टेक्निक अडॉप्ट करते हैं। जब से फेंस बन गई तो वो टनल्स खोदनी शुरू कर रही है। तो हमारी बीएसएफ अब इस खोज में है कि टनल्स को डिटेक्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है, विजुअल तरीके से रोजाना पेट्रोल करके हम लोग उसको कर रहे हैं, और कुछ और इम्प्रोवाइज तरीके हम अडॉप्ट कर रहे हैं जिनसे इनको डिटेक्ट किया। ड्रोन से वो अपने लॉजिस्टिक्स सप्लाई करते हैं, वेपन सप्लाई करते हैं, एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर बीएसएफ जो हमेशा वहां रहती है सीमा पर, उनको इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रदान करने की जरूरत है जिससे कि वो ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सके, टनल्स को डिटेक्ट कर सके। और हमारे पास ऐसे संस्थान हैं जो इस मामले में रिसर्च कर सकते हैं और इनके बारे में टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। तो ये अब बीएसएफ जितनी अलर्ट है, इसका एक एग्जांपल ये था कि जो अभी सांबा एरिया में अभी 2-3 दिन पहले ही इस दौरान ऑपरेशन के दौरान ही हमने 7 मिलिटेंट्स मार गिराए उनके, जिसके तो बीएसएफ हमेशा अलर्ट रहती है और हमें हमारे बाकी बलों का सहयोग हमें हमारे काम करने में मिलता रहता है। बिल्कुल, आप सोचिए कि मतलब इस कंडीशन में भी वो इन्फ्लिट्रेशन करना चाहते हैं और हमेशा डिनाइल मोड में भी रहना चाहते हैं। लेकिन आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ कैप्टन श्याम कुमार जी, मेरे ख्याल से आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी प्राइम मिनिस्टर ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इतनी क्लैरिटी के साथ जिक्र नहीं किया कल जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एकदम क्लियर क्रिस्टल होकर कहा कि बात होगी तो पीओके पर होगी। और अभी ये सब कुछ जो चल रहा है इसमें जो हाई प्रिसीजन वाले वेपन्स हम जिसका इन्वॉल्वमेंट कहें उसी के साथ में जोड़कर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एकदम जो हमने टारगेट तय किया वो टारगेट और उसके अलावा इधर उधर कुछ नहीं, इतना प्रिसाइज हम ये मानकर चले कि हमारे पास जितना
जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कि हम अगर मैं प्रिसाइसली कुछ वेपन्स की बात करूं तो जो अभी हाल फिलहाल यूज़ किए गए हैं, बताइए हमारे व्यूवर्स को कि कितना उनमें ताकत है और किस तरीके से एकदम सटीक प्रिसाइस ये ऑपरेशन अपनी दिशा में जब तक चला है तब तक चला है। देखिए, शांत समुद्र से आया हूं, नेवल ऑफिसर हूं, तो गहराइयों से लेकर ऊंचाइयों तक, और मैं नेवल पायलट भी हूं, तो समझता हूं कि क्या हो रहा है। पर आपने पहले कहा पीओके की बहुत क्लियर बात उन्होंने की, तो जब बात निकलेगी तो दूर तलक तो जाएगी, और सिंदूर में दूर का एक असर है। तो अभी ये तो समझना है हमें कि उन्होंने जो कहा है वो बहुत क्लियर है कि हमने एक संघर्ष विराम, ना तो युद्ध ना तो ये सब, तो ये पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह का ऑपरेशन हुआ कोऑर्डिनेटेड, सीधा बताऊं तो मैम, हमारा तो एक रिहर्सल हो गया अगले कॉन्फ्लिक्ट का, और इसमें पहली बार एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया। 1000 से 2000 किलोमीटर दूर तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अपना अपना इलाका, अपनी अपनी स्थिति और अपने अपने डिफेंस, और उसमें एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड एयर डिफेंस, जो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और क्लोज इन वेपन सिस्टम और रेडार, इन सब का प्रयोग, और काउंटर जो डिफेंस होता है, पैसिव जो एयर डिफेंस होता है, उसका भी प्रयोग हुआ और बहुत अच्छी तरह से हुआ, और इसमें नेवी का भी बहुत बड़ा रोल था। दूसरी बात, हमने इसमें स्टैंड ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल्स यूज किए, जो हमने अपनी सीमाओं में रहकर यूज किया, हम उनकी सीमाओं में नहीं गए, और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम ब्रह्मोस जैसे एक्यूरेट प्रिसिशन एयर टू सरफेस मिसाइल्स से उनकी एयर बेसिस को, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को, उन्हें कमांड कंट्रोल सेंटर्स को, उनके कई बड़े अवाक्स C-130 मिड एयर रिफ्यूलर एट 78 इस तरह के जहाजों को भी डिस्ट्रॉय किया, और उनके जो स्ट्रैटेजिक कमांड है, जो रेगुलर कमांड का जो सेंटर है, उस पर भी हमने धावा बोला। तो एक इतनी ज्यादा मुसीबत, और सब कितने सारे बेसिस आप देख रहे हैं, वो बताएंगे हमारे और भी पैनलिस्ट, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक तरह से हमने, और भी हमारे जो मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, जो प्रूवन मिसाइल्स हैं, उनको भी हमने यूज किया, और बड़ी अच्छी तरह से हमने आइडेंटिफाई करके, इंटेलिजेंस अच्छी थी हमारी, वो भी एक बहुत बड़ा तंत्र था, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, बीएसएफ की पूरी मदद मिली उसमें, और इंटेलिजेंस, बीएसएफ की मदद और प्रेसिजन जो था हमारा इक्विपमेंट, जो हमारी जो म्यूनिशंस थी, और ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स और जो ऑपरेटर्स थे हमारे, इन सब को मिला के ये मिशन कंप्लीट किया गया। और इसके बाद एक और बात कहूं, हायर एचेलॉन पे जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री का जो सेटअप था, जो रोज मीटिंग हो रही थी, और वो बात शायद अगले सेगमेंट में कहूं कि जो वॉर रूम पॉलिटिकल और मिलिट्री से हटके जो डिप्लोमेटिक चल रहा था, वो एक बहुत बड़ा वार लड़ा जा रहा था, और इन सब को लगातार अगर हम जोड़ें तो डिफरेंट काइम का, और प्रशासन का मदद, जो 20 सचिवों की जो मीटिंग बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, और उनको कहा था कि आपको भी छूट है कि आप नए नए चीजें सोचें अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, और चीफ मिनिस्टर से बात करके क्लींजिंग ऑपरेशन होम मिनिस्टर का, और जो स्लीपर सेल्स को मारना, और आज जो सोपिया में आप देख रहे हो, तो बाहर भी हमने नेस्तनाबूद किया, और इस अपॉर्चुनिटी में हमने अंदर भी अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश की है, जो अब लगातार चलता रहेगा। तो ये मिला जुला के देखें तो पावर मिलिट्री का, और पावर हमारी शासन का, पॉलिटिकल विल, और पूरे विश्व का जो लेने का विश्वास कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि अब हम विक्टिम के रोल में इस बार नहीं रहे, हमने आइडेंटिफाई, ट्रेस और पनिश किया। हमने ना आक्रोश था, बदला था, प्रतिरोध था, पर हमने एक्चुअली अपने आप को जज के रोल में आके उनको पनिशमेंट दी है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो मधुबनी से आदेश था, ITP, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश, एंड SEF, सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स, और इंग्लिश में बोला था उन्होंने, बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया था वर्ल्ड को, मधुबनी के लिए नहीं था वो सबके लिए था। ऑब्वियसली।
और वो अभी भी बहुत क्लियर मैसेज है, बट व्हाट अदर्स आर सेइंग और बाकी चीजें क्या हो रही हैं और किस तरीके से डिप्लोमेसी चल रही है, और अंडर प्रेशर ना हम कभी पहले थे और ना हम अभी हैं, और अभी शायद हम ये कह सकते हैं कि वे फॉरवर्ड हम चले गए हैं। पांडे सर, आपसे मैं मेक इन इंडिया और इस सब की भी बात करना चाहती हूँ कि बिकॉज ये तो तय है कि जो युद्ध हैं, जंगें हैं, वो हौसलों से लड़ी जाती हैं, लेकिन साजो सामान बेहद जरूरी होता है। आज जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी मिसाइलें सटीक जाकर वहां पर अटैक करती हैं, हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया देख रही है, हम ये भी जानते हैं कि S-400 का इसमें कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी हमने अपने आप को जो वेल इक्विप्ड किया है, हम जानते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स क्या है, हमारे बॉर्डर्स क्या हैं, और उसी तरीके से हम लगातार अपने आप को जो मजबूत कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बताएंगे हमें? देखिए, हमारी लड़ाई शुरू होती है वक्त के साथ 1947 से, और धीरे धीरे जब ये देश शैशव काल से युवावस्था की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारी चुनौतियां थी। रक्षा क्षेत्र थोड़ा सा नेग्लेक्ट हुआ इस पूरे प्रोसेस पे, और हमने युद्ध लड़े, लेकिन हमारे जो साजो सामान थे वो उन्नत क्वालिटी के नहीं थे। तो लेकिन हमारे पास मजबूत युद्ध कौशल, प्रशिक्षण और मजबूत इरादे थे, लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा था, और उसके फलस्वरूप कहा जाता है ना कि मैन बिहाइंड मशीन इज वेरी वेरी वाइटल एलिमेंट। तो हमारे मजबूत इरादों ने, मनोबल के हिसाब से वीर जवानों ने अपना पूरा सब कुछ लगाया और भारत को सभी युद्धों में विजय दिलाई। अब बात करते हैं हम कि हमारे इसके बाद जो प्रौद्योगिकी का जो आगमन हुआ पूरे क्षेत्र में, वैमानिकी के क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है दिक्कत होती है कि आप कोई जहाज बनाते हैं या कोई ऐसा मिसाइल बनाते हैं कि उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो अगर आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टेट ऑफ आर्ट नहीं है वेपन, तो वेपन जो है उसके कैसे उसको रोका जाए, कैसे उसको उसके परफॉर्मेंस को डिग्रेड किया जाए, इसकी विधियां आती हैं जिसको कि हम काउंटर मेजर्स कहते हैं। तो इस कश्मोकश में और जो है प्रयास किया गया। उसके बाद हमने पहली चीज, क्योंकि कोई भी अगर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी मीडिया में कि भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बहुत जबरदस्त डिटेक्शन कैपेबिलिटी है। डिटेक्शन के बाद उसको जो जहाज पकड़ा गया, जो भी एलिमेंट आया, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, वो क्या दुश्मन का है या दोस्त फ्रेंडली है, उसको आइडेंटिफाई करना और फिर वो वेपन सेलेक्ट करना जो उसको धराशायी कर सकता है। तो ये जो कैपेबिलिटी है इस आईसीसीएस सिस्टम ने दिया है। साथ में उनका भी धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा, उनका भी तारीफ करना चाहूंगा जो कि इनको ऑपरेट कर रहे थे। तो ये आईसीसीएस पूर्णतः जो है स्वदेशी है। साथ में आकाश मिसाइलों का, अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं, ये भी पूर्ण इसके जो एवोल्यूशन में मेरा योगदान रहा 3 क्षेत्रों में। और उसके बाद जिस प्रकार से आकाश ने अपना कर्तव्य दिखाया है, इसमें कहीं कोई चूक नहीं हुई। ये चाइनीज एलिमेंट नहीं था, जैसे पाकिस्तान के 80% जो साजो सामान है वो चाइना से आए हुए हैं। और क्या प्रदर्शन रहा वो हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते में, किस प्रकार से उनकी मिसाइलें, जो कि लेटेस्ट मिसाइल PL-15 जिसका कि बहुत इस समय पूरे विश्व में शोर है कि लेटेस्ट मिसाइल है, वो भी जो है कामयाब ना हो पाई। उसको एक पूरी मिसाइल हमको मिली, हम चित्रों में देख रहे हैं, पिछले विजुअल्स आ रहे हैं कि मिसाइल जो है हमने हमारे नॉर्थ सेक्टर में हमने मिली। तो ये बताता है कि भारत की जो तैयारियां थी स्वदेशी जो उपकरण थे उनकी बदौलत हुई। हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हमारे साजो सामान, साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलप जो SDR जिसे कहा जाता है, डिफाइंड रेडियोज, उनका प्रयोग हमने किया। और अब कहा जा सकता है कि भारत एक सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत है। और हमारी सेनाएं सक्षम है, हमारी सेनाएं अब सशक्त हो रही हैं समय के साथ, और इनका जो है जो पहना और आएगा। इसमें और ऐड हो गया, हमारी शक्ति में दुगना इजाफा हुआ जब हमने S-400 रशिया से सिस्टम खरीदा, जिसकी जो है रेंज है 400 किलोमीटर। आप सोचिए कि अगर आप एक जगह रख देते हैं इस सिस्टम को, तो 400 किलोमीटर नॉर्थ में, 400 साउथ में, यानी कि 800 किलोमीटर आपका कवर हो गया। सिमिलरली एक सिस्टम और रख देते हैं अगर आप, तो 800 किलोमीटर और भी जाते हैं। अगर आप ओवरलैप रख दें तो 750 किलोमीटर तो आपको बॉर्डर पर पूरा कवर हो गया। तो दो S-400 के बदौलत आप इतना 750 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा कवर कर सकते हैं। ये है काबिलियत। और मजेदार चीज ये है कि 360 डिग्री कवरेज है, और इसकी जो एक्यूरेसी है, हमने देखा कि किस प्रकार से हमने पाकिस्तानी जो आक्रमण हुए, हमारे पास मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे गए, उनका कैसे हमने डट के सामना किया। और एक और मैं, ऐसा नहीं कि
लेटेस्ट सिस्टम उन्होंने कमाल दिखाया। हमारे जो पुराने सिस्टम थे, विंटेज कार्स जिनको कहा जा रहा था कि अब ये बेकार हो गए, इनको हम धीरे धीरे हटा रहे थे, क्योंकि पुरानी चीज जो अपना रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर स्टेट ऑफ आर्ट नहीं है तो आप दुश्मन से पिछड़ सकते हैं, क्योंकि उसको काउंटर मेजर्स उनके तैयार कर लेते हैं। पिछोला का जिक्र करना चाहूंगा, सरफेस टू एयर मिसाइल, इससे भी जो है लक्ष्यों को भेदा। साथ में जो L-70 गन्स, जो ड्रोन्स है, उनका जो L-70 गन्स ने जिस प्रकार से सामना किया, ये काबिल तारीफ है। तो कुल मिलाकर ये सारे जो सामान, जो हमारे हथियार थे, राफेल जहाज का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसकी बदौलत हमने 2 महत्वपूर्ण मुरिदके और भवलपुर, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके थे जो कि 100 किलोमीटर ज्यादा थे। साथ में जो 13 एयर बेसेस उनके थे, अगर नॉर्थ से शुरू करें हम, स्कार्दू का मैं जिक्र यहां पर करना चाहूँ। स्कार्दू एयरफील्ड जो है वो पीओके जैसे कहा जाता है उस क्षेत्र में है, और ये एक हिली टेरेन है, यहाँ पहाड़ों के बीच में एयरफील्ड बना हुआ है, और इसको भेदने के लिए आपको विशेष तरह के कस्टमाइज वेपन की जरूरत है। अगर हमारे मिसाइल्स ने इनको भेदा है तो ये बहुत बड़ा संदेश है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना के साथ अगर युद्ध हमारा होता है तो उनके जो टारगेट्स हैं वो लगभग स्कार्दू के टारगेट के समान है, और हमने सफलतापूर्वक अगर स्कार्दू एयरफील्ड को टारगेट कर पाए तो ये बहुत बड़ा संदेश है चाइना के लिए कि हमारी क्या काबिलियत है, क्या क्षमता है। साथ में एक और जो 13 फील्ड जो उनको मारा गया, सरगोदा में 2 रनवे को मारा गया। नूर खान जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, वहां पर उनका वीवीआईपी फ्लाइट, वहां पर मेंटेनेंस सपोर्ट सिस्टम, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, चार्ली 130 एम्बरर जहाज, ये सारे जहाज महत्वपूर्ण जहाज थे, और बहुत ही, और उनके बगल में GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर है। तो ऐसे में अगर आपने नूर खान बेस को अगर आपने निकम्मा बना दिया, नेस्तनाबूद कर दिया उनके रनवे को, तो बहुत कुछ बताता है। और उसके बाद सरगोदा का जिक्र मैंने किया, 2 रनवे थे, दोनों को उन्होंने भेजा। जो उनका ज्वाइंट था, सोचिए कितना मुश्किल होगा, 2 रनवे का ज्वाइंट बहुत छोटा से लगा होता है, वहां प्रिसाइजली उस पोर्शन को हिट किया। अब दोनों रनवे जो है बेकार हो गए। बिल्कुल। उसके बाद जो है रिमान खान को आपने सुना होगा खबरों में, मेरे ख्याल से ये हफ्ता 10 दिन के लिए शायद उसको टोटली बंद कर दिया गया, इतना डैमेज हुआ वहां पर। जकोबाबाद, रफीकी साउथ में, जो जकोबाबाद का मैं जिक्र और करना चाहूंगा, जकोबाबाद थोड़ा साउथ में पड़ता है, और कहा जाता है कि कराची में जो उनका समुद्री जो नेवल मैरीटाइम ऑपरेशंस की शक्ति है, उसको कोई सपोर्ट चाहिए तो जकोबाबाद से दिया जाएगा। वहां पर F-16 मिराज 5 जैसे जहाज रखे गए हैं। साथ में जकोबाबाद से वहां का जो डिफेंस है वो 2 एयरफील्ड पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त है, एक तो सरगोदा और दूसरा है जकोबाबाद। और हमारा जो हमारी तरफ से जो अटैक हुआ उसमें उन दोनों को नेस्तनाबूद कर दिया है, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हमारी ताकत क्या है हथियारों के तौर पर, और जिस तरीके से कंट्रोल्ड और गाइडेड एक तरीके से हम अपना मिशन चला रहे हैं हमारी देश की सेनाएं। तो ये जो भी दहशतगर्द वहां पर हैं और जिनकी भी सरपरस्ती में वो हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैसेज ले लें। अदरवाइज आप ये देखिए कि हमारा जो टारगेट अचीवमेंट है वो इतना प्रिसाइज है कि उन्होंने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया। दैट इज वाई ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन हमारी सेनाएं किसी भी सिविलियन इलाके को या सिविलियंस को निशाना नहीं बना रही हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अटैक वहां कर रहे हैं ताकि कहीं भी गलती से भी वो इस बात को ना सोचें कि इसको हम इस्तेमाल करके फिर से हिंदुस्तान की तरफ टेरर या किसी भी तरह का अटैक कर सकते हैं। आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ एसके सूद साहब, यही कि आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है और हम ये बात कर रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ और किस तरीके से बेटरमेंट को पाया है। बहुत सारा जो साजो सामान है या जो हम ये कहें कि इनोवेटिव हमारी जो आर्टिलरी है या हमारे जंगी जहाज हैं, रफेल है, ये तमाम चीजें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सरफेस पर जिस तरीके से हमने अपने आप को इंप्रूव किया है वो मैं आपके हवाले से जानना चाहती हूं। देखिए, मैं खास तौर पे हमारे BSF सीमा सुरक्षा बल के प्रोग्रेशन के बारे में बात करूंगा। जब पहले था 65 में या पंजाब के समय में ओपन बॉर्डर्स थे, कोई भी इन्फिल्ट्रेटर कोई भी कहीं से आ सकता था। तो पंजाब मिलिटेंसी के टाइम में हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जिसके अनुसार बॉर्डर को फेंस किया गया, और मेरा ये मानना है कि फेंस का एक बहुत बड़ा हाथ था पंजाब में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में, क्योंकि उनके लॉजिस्टिक्स और मिलिटेंट्स वहां पर आने उस वजह से बंद हो गए। और उसके साथ साथ ही हमारे बल ने
धीरे धीरे और कई मॉडर्न इक्विपमेंट, नाइट विजन डिवाइसेस और बाकी थर्मल डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेशन कर रहे हैं ड्रोन से सर्विलेंस के बारे में, जिससे क्योंकि हम तो हमेशा डिप्लॉयड हैं और विजुअल रेंज हमारा शायद 1 किलोमीटर तक का होगा पाकिस्तान के अंदर में, या दूसरी तरफ देखें बांग्लादेश के अंदर में, तो ड्रोन प्लेटफॉर्म से हम लोग काफ़ी एरिया को अभी हमने ड्रोन्स एक्वायर किए हैं और उससे सर्विलेंस हमारी शुरू हो गई है। साथ साथ एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो 2001 में बनी थी कारगिल युद्ध के बाद में, उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीड इंटेलिजेंस एजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है बॉर्डर्स के, जो बॉर्डर्स पे हम हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जितनी भी संस्थाएं हैं, आर्मी है और दूसरे आईबी है, स्टेट की से, उनसे इंटेलिजेंस उनकी कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं। और इस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि फौज बीएसएफ का एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकती है अगर हमारे द्वारा जो विजुअल रेंज के अंदर में या ड्रोन से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको अगर प्रॉपरली डिसेमिनेट कोऑर्डिनेट करके डिसेमिनेट करें तो उससे काफ़ी कुछ फायदा हो सकता है। तो ये है। और उसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया, अब जो टेररिस्ट और मिलिटेंट्स हमेशा एक कदम आगे होते हैं, वो कुछ कार्रवाई करते हैं तो हम लोग उसके लिए उसका काउंटर कार्रवाई करते हैं। तो हमें अब आवश्यकता है ऐसी टेक्नोलॉजी की जिससे कि हम लोग टनल्स वगैरह डिटेक्ट कर सकें, जिससे हम लोग ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करें। कुछ टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर की है, पैसिव और एक्टिव टेक्नोलॉजीज हमने एक्वायर की हैं, परंतु और अगर हमें मिलेंगी तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और इसमें एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन सबों के बीच में कोऑर्डिनेशन से जो मेरे पास सूचना है, हम लोग काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेट। और इसके अलावा बीएसएफ का एक वॉर टाइम रोल होता है। तो अभी हम जो थे, हम अपने वॉर टाइम रोल में आ चुके थे। हमें हमारे शायद आर्मी का शायद मोबिलाइजेशन नहीं हुआ था, पर हमारे सारे जवानों की लीव वगैरह बंद करके हम लोग वहां पर आ गए थे और हम अपनी वॉर पोजीशंस पे चले जाते। जब अगर आर्मी आगे अगर फिजिकल असॉल्ट्स होने शुरू होते तो हम लोग अपनी जगह पर चले जाते। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें आर्मी को हमें अपने जो वॉर गेम्स हैं और जो वॉर सिनेरियोज जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें हमें काफी अच्छे तौर पे उससे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि होता है, काफी अच्छा होता है। मैं इस सांबा इलाके में मैंने मेरी बटालियन कमांड की थी तो उस समय काफी अच्छा था और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इससे हमारे जवानों को एग्जैक्ट रोल पता होगा कि उन्होंने वॉर की स्थिति में क्या करना है। बिल्कुल, और वो तो अच्छी हो सकती है और होती ही रहती है। और जिस तरह का टाइम है, जिस तरह की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन और वो सब चीजें बेटरमेंट उसमें हम देख ही रहे हैं, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए भी हम उसको कह सकते हैं। आपसे कैप्टन श्याम जी मैं जानना चाहती हूँ, देखिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम तो कोऑर्डिनेटेड तरीके से भी जवाब दे रहे हैं और हमारा कोऑर्डिनेशन है भी काफी अच्छा। और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान को हम ये सोचें कि वो सिर्फ हमारा जो एयर डिफेंस है उसी तक रहेगा या हमारा जो मिलिट्री के बेस है उधर रहेगा। हमें मालूम है 2008 में हमने देखा जिस तरीके से वो पानी के रास्ते आते हैं, वो हर तरह से वो कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसी तरीके से अच्छा रिटेलिएशन भी उनको जवाब के तौर पर देते हैं। अगर मैं सबमरीन्स, आईएनएस और इन सब की तैयारियों को लेकर या इनके एडवांसमेंट को लेकर आपसे थोड़ा और समझना चाहूँ हमारे व्यूवर्स के लिए, तो उसके हवाले से क्या बताएंगे आप हमें? समुद्र एक विशाल असीमित जगह है और जैसे कि हम 12 नॉटिकल माइल या हम कह सकते हैं 25 किलोमीटर के बाद की जो सीमा है समुद्र की, वो एक तरह से सभी के लिए
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए है। हालांकि हम 360 किलोमीटर तक जो समुद्र का एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें हमारी राइट्स है अंडर वाटर, जो जितनी भी फैसिलिटी, जो हमारी जो रिच मिनरल्स हैं या फिशिंग है या जो भी ऑयल है, वो हमारे ऊपर उसका अधिकार हम रखते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सभी का है और हम कोई ऐसी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज हम नहीं कर सकते, वहां पे कोई भी देश नहीं कर सकता और हाई सी में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है नेवी के ऑपरेशन के लिए। इसलिए जब भी नेवी किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन में आती है तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आती है। कहने का मतलब वो विश्व को प्रभावित करती है, सिर्फ अपने बेलिजरेंट या एडवर्सरी कंट्री को प्रभावित नहीं करती। तो इस हिसाब से अगर एक गोली भी वहां से छूटती है तो उसका इंप्लीकेशन और रिपरकशंस पूरे वर्ल्ड को चला जाता है। और यह भी हो जाता है कि दूसरे देश की भी सेनाएं, दूसरे देश की भी नेवी वहां आके खड़ी हो सकती है और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरह से पॉस्चरिंग बनने लगती है बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जो कि एयरफोर्स और नेवी में वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने सीमाओं में हो, वहां कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो ये सबसे पहले दर्शकों को समझना है। और दूसरी बात, साइलेंस और सरप्राइज और मैन्यूवरिटी, जो मैन्यूवर करते हैं हम समुद्र में, कभी इधर से कभी उधर से, यही सबसे बड़ा उनका तंत्र और उनका सबसे बड़ा पावर है। तो अगर हमने बता दिया कि मेरा शिप कहां है, हमने कुछ ट्रांसमिशन कर दिया, हमने कुछ बोल दिया, हमने कुछ एक्शन कर दिया, तो सबको मालूम हो जाएगा। तो यह तीसरी बात है कि हमें समझना है कि नेवी चुपचाप काम करती है, स्ट्रैटेजिक लेवल पर, डेटरेंस लेवल पर पॉस्चरिंग रख के विशाल दबाव देके रखती है, जो हमने इस बार के ऑपरेशन में भी किया। हमारी नेवी और पाकिस्तान की नेवी का कोई तुलना नहीं है, कहीं से भी नहीं है, और हम पूरी तरह से सशक्त हैं। हमारे पास जो वेस्टर्न फ्लीट का बेड़ा है उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जो आप जानते हैं, विक्रमादित्य, कई तरह के हमारे डिस्ट्रॉयर्स, कोलकाता, विशाखापट्टनम, शिवालिक क्लास फ्रिगेट, तब और त्रिशूल, तब नीलगिरी बना है अभी नया, आप जितने शिप्स ले लें, विशाल जो हमारा समुद्र है उसमें उतनी ही तरह की पावर है हमारे पास। कितने डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स आप रोज सुनते रहते हैं। अभी तमाल आने वाला है रशिया से और तुशील आ चुका है। ये सब फ्रिगेट्स भारत में निर्मित, इतने सारे फ्रिगेट्स। सबमरीन की बात करो आप, तो हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन 18 से ज्यादा, और उनके 5 सबमरीन में से 3 तो चल ही नहीं रहे थे, 2 उसमें डॉक में और तीसरा तो जमीन पे रखा हुआ था मेंटेनेंस के लिए। 2 सबमरीन किसी तरह से गिरते पड़ते चल रही थी, तो उनको पता था। और अभी मैं बात करूं सब सरफेस न्यूक्लियर बैलिस्टिक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो सबमरीन की हमारे पास, जो 3500 किलोमीटर तक न्यूक्लियर मिसाइल मार करने वाली है, वो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, जो अपने डेटरेंस पेट्रोल पे, वॉर पेट्रोल पे पूरी तरह से कहीं लगी हुई है लगातार। उनकी तो किसी बात को किसी को पता ही नहीं। और आईएनएस अरिधमन जो आने वाला है, उसकी ध्वनि तो अभी पाकिस्तान ने सुनी ही नहीं। तो ये जो हमारे पास, उसके बाद हमारे पास P8I जैसे LRMP लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसकी बात पाकिस्तान के मीडिया ने बताई थी कि हमने उसको पकड़ लिया था जस्ट 2 दिन पहले मकरान कोस्ट पे, जबकि हम वो खासकर एक ड्रिल कर रहे थे बताने के लिए उनको, और हम अपना काम भी किए जा रहे थे। तो ओपन सोर्स में हमने उनको इंटरनेशनल एयर स्पेस में दिखाया था कि हम यहां पर हैं, देखो। तो ये जो उसके बाद हमारे पास जो MiG-29 का फ्लीट है, फाइटर फ्लीट, जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल, एयर सुपरियोरिटी और ग्राउंड अटैक करने के लिए अवेलेबल है। AW एयरक्राफ्ट कामोक 31 जो हवा में अवाक्स जैसा काम करता है। हमारे पास सीकिंग हेलीकॉप्टर, ALH, हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, और अब आप रफाल भी उसमें लाने वाले हैं। तो एयर एलिमेंट तीनों जगह, समुद्र की गहराई, सतह और ऊपर, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हम 300-400 किलोमीटर तक सुपरसोनिक लेवल पर जाके स्टेशनरी टारगेट हो या फिक्स टारगेट हो, सिंध का पूरा कोस्ट, मकरान का पूरा कोस्ट हमारे हाथ में है। एक एक टारगेट आइडेंटिफाइड था, एक एक पोजीशन पता थी, एक एक रडार पता थे, एक एक शिप की मूवमेंट पता कर रखी थी हमने, और हर टारगेट डिफाइंड था, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत थी। लेकिन हम इंटरनेशनल वाटर में रहते हैं, हमें वहां से अटैक करना था, और उसके लिए हम लगातार लड़ रहे थे। हमें वो छूट दो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर करो, आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन का इन्वोक करो, और फिर लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इंटरनेशनल वाटर्स को हम यूज कर सकते हैं। हम इस कंट्री को बेलिग्रेंट कंट्री डिक्लेयर करके फिर हम वो कोल्ड बाइट जो हम मारेंगे उनको, जो हम 30 साल से सॉफ्ट प्लीट कर रहे हैं, वो उसका जवाब है कि उनको चौक कर देना, उनको बंद कर देना। 70 से 80% जो उनका
खाना पानी फ्यूल रसद सब कराची से आता है। और उसके बाद उन्होंने जो नया ग्वादार पोर्ट बना रखा है अमेरिका के चाइना के साथ मिलकर सीपेक के तहत, उसको भी बंद करना। और बगल में हमने चाहवार भी बना लिया है ईरान के साथ, उसको भी हम यूज करने वाले हैं। गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो हमारा है, और जो चोक पॉइंट है बाब अलमंडेब, मडगास्कर, सुंड्रा स्टेट, मलाक्का स्टेट, साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, हमने पैनी नजर वहां रखी हुई थी कब किधर कौन सा शिप गुजरेगा और कब किसको कब मारना है, ताकि उनका खाना पीना रसद पानी सब बंद हो जाए। तो नेवी की जब लड़ाई आती है तो दूर तक जाती है। तो मैं जब बात करता हूं नेवी की, नेवी का पायलट हूं, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन कैरियर ऑपरेशंस में रहा हूं, और ये जो कोस्ट की बात मैंने की, चप्पा चप्पा मैं आंख से देख रहा हूं यहां से बैठे बैठे। मुझे पता है कि कब कैसे क्या करना है। हमने प्रिसाइज म्यूनिशंस यूज किए हैं इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में, डीजीएमओ ने आपको बताया था। हमने वो इंटेलिजेंस नेवी की यूज की लगातार, जो एयर डिफेंस में उन मदद कर रही थी लगातार, और हमने एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग रखी हुई थी। आपको याद होगा 1971 का वो ऑपरेशन ट्राइडेंट, 8:30 बजे रात को 3 छोटे छोटे मिसाइल बोट स्विफ्टली रशियन लैंग्वेज में बात करते हुए 20 किलोमीटर नजदीक जाके कराची हार्बर पर उन्होंने पहला सरफेस टू सरफेस अटैक किया था विश्व का। और वो अटैक डिवास्टेटिंग था, 3 दिन तक धुआं धुआं 70 किलोमीटर तक दिखता रहा। हमने ब्लॉकेट किया था, हमने डिक्लेयर किया था, और तब इस पाकिस्तान को हमने आजादी देने में आईएनएस विक्रांत के थ्रू चटगांव और खुलना बंदरगाह पे हमला करके लिया था। तो वो याद है पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा मैम, डीजी नेवल ऑपरेशंस का एक लैंग्वेज कि हमें पता, उन्हें पता है कि अब इसके बाद उन्होंने कुछ किया तो नेवी क्या करेगी या भारत क्या करेगा, क्या करेगा। तो वो नॉलेज, वो लैंग्वेज था नेवल पोस्चरिंग। बिल्कुल, वो पोस्चरिंग बहुत अच्छी है। वी वर वेल प्रिपेयर्ड बट वी आर सेंसिबल इनफ टू। मैं यही कह सकती हूँ यहाँ पर कि हम पुख्ता तौर पर तैयार थे, लेकिन हमारी जो सेंसिबिलिटी है और हम जो आगे तक का सोचकर जिस तरीके से फैसले लेते हैं, लेकिन कमजोर फैसले नहीं लेते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा और जानना चाहती हूँ डीके पांडे सर की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमने अपनी बहुत की है। यह हम जानते हैं कि कोई भी एक इक्विपमेंट है, कोई भी एक मिसाइल है, कोई भी एक बॉम्ब है, उनकी कीमत काफी होती है, लेकिन इस तरह का अगर कुछ होगा तो उसकी कीमत के फिर अंदाजे भी नहीं लगाए जाते हैं, उनको फिर जाया किया भी जाता है इसी तरीके से जैसे अभी किया गया, एकदम प्रिसाइज होकर और एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड काम के तहत। हम अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जैसे S-400 का हम जिक्र कर रहे थे, S-500 यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा, कोऑर्डिनेशन में होगा, या यहाँ पर वो उसकी मेकिंग होगी, ये सब चीजें भी अभी हो रही हैं। शायद एक बहुत क्लियर मैसेज है कि मेक इन इंडिया जो है वो सिर्फ कहने की बात नहीं है। डिफेंस सेक्टर में हम काफी प्रोग्रेसिव हैं उसको लेकर। इज इट राइट? देखिए, भारत जैसा कि किसी जमाने में आयात करने में प्रथम या द्वितीय होता था, अब हम निर्यात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि डिफेंस के इक्विपमेंट हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है और 23,600 करोड़ का हमने कर दिया है, और ये फिगर 50,000 करोड़ पहुंचने वाला है 2030 तक। तो आप सोचिए कि अगले 25 में है तो लगभग 4-4.5 साल में ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। कैसे संभव हो रहा है? और हम 100 से अधिक देशों को निर्यात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा किसको कर रहे हैं निर्यात? यूनाइटेड स्टेट्स को, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 अर्मेनिया। तो ये बताता है कि हम अगर ये देश परचेस कर रहे हैं जो कि खुद एडवांस हैं, तो इसका मतलब हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और जिस प्रकार से हमने प्राइवेट ऑपरेटर्स को, स्टार्टअप्स को मौका दिया है आने का, वो जो है अब करतब दिखा रहे हैं। अभी जो हम ड्रोन वॉरफेयर में दिख रहे हैं, हम ड्रोन के अंदर 2030 तक इंटरनेशनल ड्रोन हब होने जा रहे हैं। हम लगभग मैक्सिमम प्रोडक्शन के लेवल पर पहुंचने वाले हैं ड्रोन के क्षेत्र में। और ड्रोन ही नहीं, देखिए ड्रोन उड़ाना खिलौने से लेकर और आप वॉर तक यूज करने के लिए ड्रोन है, लेकिन उनको काउंटर करना, अगर आपके ऊपर कोई थ्रेट कर रहा है तो काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम्स, ये सिस्टम भी हम भारत में बना रहे हैं। और अभी काउंटर यूएस का हमने कमाल देखा कि किस प्रकार से हमने ड्रोन को हमने उनका सामने इनकाउंटर किया। तो ड्रोन के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। साथ में आपने सुना होगा तेजस 1, तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ में एमका की बात भी हो रही है कि हम बनाने, तो ये सब एक साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ब्रह्मोस के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इस युद्ध में ब्रह्मोस ने जिस प्रकार का कर्तव्य दिखाया है, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि आवाज से 5 गुना तेज चलने वाली। हम
स्पीड का क्यों जिक्र कर रहे हैं? स्पीड का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, ये लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। तो इस गति से अगर कोई आपके सामने ऑब्जेक्ट आता है तो आप सोचिए कि कैसे आप उसको देखेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे इसका सामना करेंगे, क्योंकि आपके पास जो संयंत्र होगा इनको काउंटर करने के लिए वो भी इसी श्रेणी का होना चाहिए। क्योंकि आप जो है छोटे से पत्थर से आप बड़ी चीज को नहीं तोड़ सकते, अब बड़ी चीज के लिए बड़ा बारूद चाहिए होगा। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ब्रह्मोस डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस फिलीपींस से हमसे ब्रह्मोस खरीदा, इंडोनेशिया और वियतनाम भी हमसे ब्रह्मोस की मांग कर रहे हैं। आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि लखनऊ में ब्रह्मोस का जो है संयंत्र लगाया गया है। ये ब्रह्मोस जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल का प्रोडक्शन करेगा और ये भी प्लान है कि ये एक महीने में 80 से 100 मिसाइल बनाएगा। तो इस स्टैंडर्ड पर अगर हम प्रोडक्शन होगा तो सोचिए भारत की सेनाएं लड़ रही हो, उनको कितना मिसाइल चाहिए, तो किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हम रशिया यूक्रेन वॉर में हमने सीखा कि किस प्रकार से दोनों देश जो है अपने जो साजो सामान है उसके लिए बाहर से डिमांड कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा यूक्रेन देखिए, यूक्रेन के पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाहर से आ रहा है। अगर बाहर से सामान नहीं आएगा युद्ध उनका रुक जाता है। लेकिन भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा कि हमें ऐसे स्ट्रक्चर इकोसिस्टम क्रिएट करना है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर न रहें और हम बाहर से कुछ निर्यात करते हैं। देखिए अभी क्योंकि हम अभी जागे हैं, लगभग पिछले 1 दशक से हो रहा है, तो अब समय लगेगा। तो हम उसको देखेंगे कि इस प्रकार से अपनी चीजों को बढ़ाएं, लेकिन हर चीज अभी बना नहीं सकते, समय लगेगा। जो चीज नहीं बन पा रही है और जो विदेशों से हमें आयात करना है वो ऐसे आयात करें कि वो एक देश से ना कर कई देशों से आए, ताकि कोई हमको एक देश हॉस्टेज न कर सके। तो प्रयास है निश्चित रूप से हम और आत्मनिर्भरता के नए नए आयाम चूम रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब हम अपने जहाज, अपना एरो इंजन सब बनाएंगे और बाहर भी उनको निर्यात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमारी ताकत है। इसके सूद सर, बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे, क्योंकि जैसा अभी श्याम सर ने कहा, मैं बिल्कुल श्योर होकर इसको कह सकती हूँ कि कितनी अपनी ताकत है, ये व्यूअर्स को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और एक तरीके से दिल खुश बात जिसको कहते हैं उस तरह से उनको लगा होगा कि यस वी आर वेरी पावरफुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बात से, हम जानते हैं कि हमारी सेना का हमारा जो उनके ऊपर विश्वास है वो बहुत ज्यादा है। हम एकदम बैंक करते हैं उनके ऊपर और हम जानते हैं कि वो बॉर्डर पर हैं तो हम सेफ हैं। लेकिन कंक्लूजन आपकी तरफ से चाहती हूं मैं इसके सूद सर कि आप क्या कहेंगे? मैं कंक्लूजन में यही कहूंगा कि जो हमारी सेनाओं ने और हमारी जैसी बीएसएफ है और अन्य लोगों ने इसमें जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए, वो बहुत ही एक एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। और अगर हमारे सभी तंत्र इस तरह की कोऑर्डिनेशन में काम करते रहेंगे तो हमें हमेशा सक्सेस मिलेगी। हम फ्यूचर में हमारा एम ये होना चाहिए कि हम वॉर स्टेज आने से पहले ही पाकिस्तान के इस तरह की जो गंदी कार्रवाई है उनको किसी तरह से रोक लगाएं। और उसके लिए हमें, जैसा पहले एक पैनलिस्ट ने और भी कहा था, हमें अपने सूचना तंत्र जो काफी मजबूत है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। मॉडर्नाइजेशन जितनी होती रहेगी उतना ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। आउट ऑफ टाइम क्विकली, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से मदद की है ब्लैकआउट्स में और पैसे और डिफेंस में मदद की है, अपना धैर्य बनाए रखिए, योग करिए, क्योंकि युद्ध अकेला सेनाएं नहीं लड़ती, पूरा देश लड़के हर नागरिक लड़ता है। हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल शहरी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो शहरी करे। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें DD Urdu specials@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं। पूरी टीम को इजाजत दीजिए, आदाब।